नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह आज के एक अच्छे विचारों के साथ। और जो हमारा आज का विचार है, जो धधक रहे हैं दिन रात मेहनत की आग में, वे सब भविष्य के सूर्य हैं अपने परिवार के। यानी जो दिन रात अपनी मेहनत कर रहा है, अपने आप को अपनी मेहनत में, अपने जो परिश्रम है उसमें झोंक दे रहा है, उसकी जो एक लक्ष्य है, उसकी आग है उसके अंदर की, मुझे ये पाना है, वो अपने परिवार का जो एक भविष्य है उसके सूर्य हैं। क्योंकि हर परिवार को आपसे एक आशा होती है, आप उसके सूर्य हैं कि एक दिन आप बोलते हैं ना, हर जो सूर्य होता है एक हर शाम की एक बोलते हैं ना सुबह होती है। ठीक इसी प्रकार से एक परिवार होता है, उस परिवार की जो आशा होती है वो सूर्योदय में होती है और वो सूर्य आप होते हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का एकमात्र तरीका है कि आपको अपने आप में इतना डूब जाना, अपने काम पे इतना डूब जाना है, अपनी मेहनत इतनी करनी है कि उसका जो तेज है वो आपका जब परिणाम आए तो उस तेज को मतलब ऑटोमेटिक रोशनी मिल जाए। ठीक है, उसको किसी भी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहे। तो परिश्रम करिए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अपने आप को मेहनत पे लगे रहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन परिश्रम कभी भी खाली नहीं जाता है, ये सत्य है। और सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत जो होते हैं हमारे परिवार में, हमारे अपने होते हैं, हमारा घर परिवार होता है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर परिवार को ध्यान से देखिए। बचपन को याद करिए, आप आज जहाँ बैठे हैं आपका बचपन कैसे गुजरा है, कैसे आपके लिए परिश्रम किया गया होगा। बस जीवन ऐसे ही है, ऐसे ही चलता रहता है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो इसरो है कितनी बड़ी एक उपलब्धि लेकर के आया है उसी मेहनत के दम पर। और भारत के महिला अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है? तो उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है व्योम मित्र। तो बात होगी हमारे इसरो की मेहनत की। तो गगनयान ने क्या हुआ है कि जो पहले अंतरिक्ष यात्री जो उड़ान भरने वाले हैं उनमें जो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री होंगी उसका नाम रखा गया है व्योम मित्र। आने वाले समय में ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में टकराने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से आपने एक भेड़ का नाम बहुत दिन तक याद रखा था, जो क्लोन भेड़ थी, कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या था। ठीक उसी प्रकार से व्योम मित्र का आपको जो है नाम याद रखना है। तो हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन्होंने घोषणा करी है कि जो हमारे यहाँ महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री होगी जिसका नाम रखा गया व्योम मित्र, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के महत्वाकांक्षी जो गगनयान मिशन है उसके पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष तक लेके जाएंगी। भारत की ये पहली मानव युक्त क्या होगी, अंतरिक्ष उड़ान होगी। व्योम मित्र की बात करें तो उस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये संस्कृत से लिया गया है। व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। आपने एक टीवी DD1 में एक प्रोग्राम आता था कैप्टन व्योम, हमेशा वो अंतरिक्ष में रहता था, तो उसका मतलब ही अंतरिक्ष। और मित्र का मतलब आप सभी को पता है, मित्र होता है। तो ये अंतरिक्ष की मित्र हैं, हम सभी को साथ में लेके जाएंगे, एक दिन अपन भी चलेंगे अंतरिक्ष में। तो इसका जो डिजाइन किया गया व्योममित्र, एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका जो ये इनका मेन जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि पूरी तरह से इसको ऑपरेट करेंगी। और जो गगनयान परियोजना है 400 किलोमीटर दूर कक्षा में लेके जाके इसको लॉन्च करना है। भारत के समुद्री जल में उतरकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आकर जो हमारे मानव अंतरिक्ष क्षमता है उसका प्रदर्शन करना है कि हम बैलगाड़ी से अब किसके माध्यम से जा रहे हैं, हम रोबोट के माध्यम से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत लंबी यात्रा है, साइकिल से फिर बैलगाड़ी से, इस प्रकार से एक लंबी यात्रा है, हमने देखा है उसको। तो ठीक इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, आप भी आगे बढ़ते रहिए। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे फिर से एक प्रेरणादायक प्रश्न हमारे लिए आज का कि फरवरी 2024 में भी भारतीय संगीतकार है 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। वो जीतने वाले कोई और नहीं, हमारे देश के वह ताज हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जाकिर हुसैन। टीवी में आपने ऐड देखा होगा। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं और दुनिया के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन्होंने तबला अपने पिताजी से सीखा हुआ है, अल्लाह रखा खां इनके पिताजी का नाम रहा। और शंकर महादेवन है साथ में। इन्होंने क्या है, ग्रैमी रिकॉर्ड इन टोटल जो 5 भारतीयों ने, कभी पूछा जाए कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, संगीत के क्षेत्र का इसको ऑस्कर बोला जाता है, बहुत बड़ा अवार्ड होता है और दुनिया में इसका बहुत नाम होता है जो लोग जीतते हैं इसको। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 हमारे यहाँ के मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, साथ ही में बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, डॉक्टर हरिप्रसाद चौरसिया जिनका नाम यदि आपने सुना होगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, एक गोल सा टीका लगा करके आंख बंद करके बांसुरी बजाते थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं। इन्होंने मिल जीता है पुरस्कार। और जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं इनका जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत संघर्षों वाला रहा है। इन्होंने गांव में गलियों में बांसुरियां बेची हैं बजा बजा करके।
और इसके बाद जाकर के एक तरह से हमारे देश का एक जेम्स है, बहुत बड़ा एक रत्न है हमारे लिए, वो हरिप्रसाद चौरसिया। फिर इसके बाद इन्हें पहला जो वो मिला था आकाशवाणी में बजाने का मिला था, और साथ में इन्होंने गलियों में बांसुरियाँ बेची हैं, बजा बजा करके लोग इनकी बांसुरी सुन करके बांसुरी खरीद लेते थे। तो उसी प्रकार से 3 ग्रैमी पुरस्कार जो है जाकिर हुसैन को मिले हैं, जबकि राकेश चौरसिया को 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड था, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिया जाता है। और 5 भारतीय संगीतकारों की बात करें, तबला वादक में जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक में राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन गायन में है, और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन है, इनका नाम याद रखना। और साथ में तबला वादक ताल वादक जो है सेल्वा गणेश विनायक राम है। इनको सभी को जो दिया गया है ग्रैमी अवार्ड्स, इनका एक फ्यूजन संगीत था शक्ति दिस मूवमेंट के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का पुरस्कार दिया गया है। वहीं आगे बात करें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड का, तो शक्ति दिस मूवमेंट के लिए द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड इनको दिया गया है। और लगभग इन्होंने 45 वर्षों से अधिक जो इनका पहला स्टूडियो एल्बम था दिस मूवमेंट, उसको उन्होंने रिलीज़ किया था। और जाकिर हुसैन जो है पस्तो एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड्स इनको दिया गया है, और पस्तो को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए दिया गया, साथ में इनके कंबाइन अवार्ड ये मिला है। और बात करी जाए राकेश चौरसिया को, उन्होंने इस पे बांसुरी बजाई थी, तो उसके लिए इनको मिला है। एक अवार्ड इसमें और था जो कि पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखे एक गीत को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ये ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में दिया गया है, और इसको जो लिखा गया है एम्बेडेस इन मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स ईयर था 2023, और भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मिलेट्स में। जितनी जागरूकता आज की डेट में आई है मिलेट्स को लेकर के, हमारे इसको हमें श्रेय देना चाहिए हमारी करंट की गवर्नमेंट को। और मिलेट्स छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे एग्रीकल्चर से बहुत रूट से जुड़ी हुई है। यदि आप जब जनजातियाँ आपके चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे तो उनका भोजन था, और धीरे धीरे पहले उसको गरीबों का भोजन बोलकर हमारे यहाँ एक शुरुआत होती है कि हमने जितने भी पौष्टिक आहार छोड़े हैं, मात्र उसका छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हमने उसको एक क्लास से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसमें टीवी ऐड का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी प्रोटीन वाली थी उसको हम लोग इसलिए नहीं खाते थे क्योंकि वो गरीबों का भोजन है। जैसे दलिया है, दलिया हम नहीं खाते थे क्योंकि गरीबों का फूड हो गया था। मिलेट्स यानी मोटे अनाजों जिसमें इतना प्रोटीन होता है, पौष्टिकता होती है, उनको हमने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि वो किसके भोजन हो गए थे, गरीबों के भोजन हो गए थे। लेकिन आज की डेट में जनजातियों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विषय है। मिलेट्स के उत्पादन में और उसके क्या कहते हैं उसमें एक्सपोर्ट में बात करी जाए तो मध्य प्रदेश भारत में 5वें नंबर पर है, और जैविक खेती में तो पहले नंबर पर है। 27% के लगभग हमारे यहाँ जो जैविक खेती होती है ज़मीन, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जैविक खेती हमारे यहाँ होती है। तो मिलेट्स क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ है, तो जब उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो स्वाभाविक रूप से उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे स्वास्थ्य को तो है ही योगदान बहुत बड़ा, लेकिन साथ ही साथ उनकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। अब आप ये देखो, जितने भी गरीबों के भोजन थे वर्तमान में सबसे ज़्यादा महंगे, गेहूं से ज़्यादा महंगा बाजरा बिक रहा है, मक्का बिक रहा है, कोदो बिक रहा है, कुटकी बिक रहा है। आप मार्केट में जाते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी वर्तमान में 150 से 200 रुपये किलो तक ये बिक रहे हैं। 2000 रुपये किलो सामान्य रेट है उनका। ऑर्गेनिक यदि उनके साथ जुड़ जाता है तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। तो आप ये देखो कि उनका रेट इतना बड़ा क्यों, एक मक्का जा करके 15 से 20 रुपये में मिलता है, तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ी और ये वर्तमान में इलीट्स क्लास की थाली में पहुंच गया है गरीबों से। अब मिडिल क्लास क्या कर दिया, उसको छोड़ा पहले, बाद में अब एलीट क्लास ने उसको खाना शुरू किया तो महंगा हो गया। तो ये एक रहा है, और भारत ने 2023 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करी है, और अभी तक यूएनओ ने जितने भी ईयर घोषित करे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो हुआ है, जिसने पॉपुलरिटी पाई है, जो इस तरह से कहा जाए सफल हुआ है, तो मिलेट्स ईयर हुआ है। भारत ने इसका बहुत बड़ा लाभ उठाया है, मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो उसी पर ये गीत लिखा गया है, और ये गीत लिखा है, सिंगर है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, इन्होंने इस गाने को लिखा और गाया भी है, तो उसके लिए इसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नए पदक की घोषणा करी है, वो है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। हुआ इसमें यह है कि पहले से ही क्या दिए जाते थे, 3 पुरस्कार ऑलरेडी जो दिए जाते थे, 4 पदक दिए जाते थे। एक था स्पेशल ऑपरेशन मेडल, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण असूचना कुशलता पदक, और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर
मेरिटेरियस सर्विस। ये जो 4 पदक दिए जाते थे, इनको गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया है, इनको आपस में विलय कर दिया, सब एक में मिला दिया है और उसको नाम रख दिया केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। केंद्रीय गृह मंत्री हमारे देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये समर्पित है। ये इस प्रकार से इसमें जो रहेगा ब्लू कलर का और एक मैरून कलर का रिबन रहेगा और ये अवार्ड इस प्रकार से दिया जाएगा। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उनकी यहाँ पर एक आइकॉन रहेगा उनका। ये किनको दिया जाएगा, ये पुलिस सेवा के, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, पुलिस सेवा आती है, केंद्रीय बल सुरक्षा बल संगठन खुफिया विभाग आता है, फॉरेंसिक साइंस आता है। तो इस क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करेंगे उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की। सुपर अर्थ को क्या नाम दिया गया है, जो सुपर अर्थ है इसको नाम दिया गया है TOI 715b। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसकी खोज जो की है नासा के वैज्ञानिकों ने करी है। पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष को हमारे दूरी में के रूप में मापा जाता है और TOI 715b का नाम याद रखना है। इस ग्रह की खोज की है और यह ग्रह जो वर्तमान में पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा, और इसमें साथ ही में ये पाया गया अभी तक कि यहाँ पर जीवन की क्या है, जीने की क्षमता है, ये जीवन यहाँ पर हो सकता है। और ये जो है इसके मूल तारे की तरफ ही क्या होता है कि जो हमारे रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ये मूल तारे के चारों ओर घूमता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रह हैं अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित है कि वहाँ पर तरल पानी यानी पानी का निर्माण के लिए जो एक सतह होती है, तापमान चाहिए होता है, वो वहाँ पर है। साथ ही में पृथ्वी से 1.5 गुना आकार है, तो संभावना है कि यहाँ पर पानी की अनुकूलता होगी। साथ में जीवन के लिए हमारे जो जीने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है वो वहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही में इसमें जब खोज की गई तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने जो है नासा ने जो इनका वेब स्पेस एक टेलीस्कोप है उसके माध्यम से जब खोज की तो उन्होंने विश्लेषण किया तो पाया कि यहाँ पर वायुमंडल भी है, यानी आपको ऑक्सीजन भी मिल सकती है। तो अभी इस पर क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खोज की जा रही है और ये मूल रूप से एक तरह का लाल रंग का बौना है जो हमारे सूर्य से छोटा है और ठंडा है। और आगे आने वाले समय पे इस पे और भी खोज होंगी और रिसर्च की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इस पे जीवन कितना संभावित है। बढ़ेंगे 5वें नंबर की तरफ। किस देश ने डिजिटल शेंगेन वीजा जारी किया है? ये कोई और देश नहीं है, ओलंपिक होने वाले हैं फ्रांस में, तो वहाँ पर ओलंपिक की तैयारी चल रही है, तो जो शेंगेन वीजा है उसी के लिए जारी किया गया है। और ये जो है शेंगेन राज्य हैं उनमें ये पहला देश है जिसने ये वीज़ा 2024 ओलंपिक के लिए लगभग 70,000 डिजिटल वीज़ा वितरित करने की इन्होंने योजना बनाई है। शेंगेन क्या है कि ये सभी देश हैं जो कि इसमें एक शेंगेन समझौता हुआ था उस पर सम्मिलित थे, तो इसीलिए इसको शेंगेन राज्य कहा जाता है। और इसमें क्या है, आयरलैंड और साइप्रस को छोड़कर जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं सभी शामिल हैं और साथ ही में कुछ प्रावधानों के साथ यदि बुल्गारिया और रोमानिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और शेंगेन राज्य जो है, शेंगेन क्षेत्र जो है, यूरोपीय संघ के जो नागरिक हैं या गैर यूरोपीय संघ के निवासी होते हैं या वहाँ पे आने वाले लोग होते हैं, आगंतुक होते हैं, तो उनको बिना किसी सीमा के, यानी उनमें कोई प्रकार का बंधन नहीं लगाया जाता, मुफ्त और सुरक्षित यात्रा के लिए उनको ये जारी किया जाता है। और जब तक ये 3 देश आपको क्या कहते हैं शेंगेन अधिग्रहण को लागू नहीं करते तो उनका जो आंतरिक सीमा होती है उसको पासपोर्ट के अंतर्गत क्या करते हैं, नियंत्रण करके रखते हैं। साथ ही में यदि बात करी जाए तो यूरोपीय संघ के जो राज्य की यदि आप यात्रा करते हो तो शेंगेन यदि आपके पास वीज़ा है तो फिर आपको अलग से उसके लिए वीज़ा लेने की आवश्यकता उस राज्य के अंतर्गत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे देश आपस में जुड़े हुए हैं तो इन्होंने कॉमन प्रोग्राम बनाया होगा तो उसको जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार कितने प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण देती है? तो ये जो देती है ये 0% ब्याज पर देती है। कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। बिजली कितने घंटे मिलती है ये भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना, 0% पर देती है। लेकिन ये कहाँ से देती है? ये सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण दिया जाता है। ये एक सीमित समय के लिए होता है, एक फसल से लेकर के अगले फसल तक के लिए होता है। तो सरकार ने अभी क्या किया है कि इसमें जो इसको फिर से कंटिन्यू रखने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद की बैठक थी जहां पर डिसाइड किया गया कि अब इसको हम आगे भी क्या करके रखेंगे, जारी करके रखेंगे। क्यों करके रखेंगे? क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 जो बनाया था तो उस पर इन्होंने इसको मेंशन किया था कि हम किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने के लिए हम संकल्पित हैं। तो अब राज्य शासन की इस योजना में यदि कोई किसान फसल ऋण लेता है तो उसको 1.5% ब्याज अनुदान, साथ में खरीफ और रबी फसल पे अलग अलग उस पर 4 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 7वें प्रश्न की। अभी एक बहुत ही मतलब एक दुखदाई घटना हुई है हरदा में, हमारे यहाँ राज्य के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इसके लिए एक जांच कमेटी गठित करी गई है। ये कितने सदस्यीय है? तो ये जो कमेटी है ये 3 सदस्यीय है और वर्तमान में मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय जो कमेटी गठित करी है, इसके प्रमुख सचिव हैं जो गृह सचिव हैं श्री संजय दुबे, वो अध्यक्षता करेंगे। बाकी के पुलिस विभाग के अन्य अन्य लोग होंगे। इस पर मेन फोकस ये रहेगा कि जो आयुध अधिनियम है ना, जो और साथ में जो विस्फोटक संधारण का अधिनियम है, कानून है, उसके अंतर्गत आपने क्या क्या गलतियां करी, ये क्यों हुई घटना, ठीक है, और उसके लिए जो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यदि उन्होंने जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा वहाँ पर बारूद रखा हुआ था, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या था, इन सब चीज़ों की वहाँ पर जांच होती है। जांच के बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है ताकि आगे चल करके ऐसी घटनाएं ना हो। इन सब चीज़ों के लिए ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं। तो ये जो कमेटी बनाई गई है 3 सदस्यीय है, गृह सचिव संजय दुबे के उस पर बनाई गई है। अगला एक कमेटी और बनी है, कितने सदस्यीय का समिति हरदा पटाखा जो फैक्ट्री पे विस्फोट हुआ है इसकी जांच करेगी। तो ये जो है 6 सदस्यीय समिति होगी। ये आपदा प्रबंधन के लिए बनाई गई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले ये हमारी तरह से एक आपदा प्रबंधन का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के मुख्य जो सचिव हैं, पर मुख्य सचिव हैं श्री मोहम्मद सुलेमान, इसके अध्यक्ष हैं। वो वहाँ पर जो भी घटना हुई तो आपदा प्रबंधन बचाव के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, सरकार के अलग अलग सभी विभाग उस पर लग गए हैं। हॉस्पिटलिटी कैसे तुरंत प्रोवाइड करी जाए, अभी ग्रीन जोन बना दिया गया है, सभी को ग्रीन रूट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आगे जब रिपोर्ट आएगी तो उसको देखा जाएगा कैसे क्या हुआ था। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। एक अच्छा प्रश्न है ये निकल के आया है, क्योंकि हमारा शिक्षा हमारे जो है प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में है। ये आने वाले समय में थोड़ा सा आपको चर्चाओं मिलने वाला। विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं ये कौन होते हैं? देखिए सीधी बात है, विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसमें चांसलर जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ये हमारे यहाँ का जो विश्वविद्यालय अधिनियम है जो उसके अंतर्गत आता है 1973, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है। इसमें एक संशोधन किया जा रहा है 2024 में। संशोधन ये किया जा रहा है कि जो अब कुलाधिपति है इसके जो कुलपति शब्द होता है इसको अब इसकी जगह कुल गुरु लिखा जाएगा। इसका अनुमोदन किया जा रहा है कि अब ये विधानसभा में रखा जाएगा, विधानसभा से पास होगा तो जो कुलपति होते हैं इनको कुल गुरु बोला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, बात करी जाए तो इसके बाद जो उच्च शिक्षा विभाग होगा वो यहाँ पर जो अगली नियुक्तियाँ करेगा उन्हें कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। सभी जो वो होती डाक वगैरह होती है उसमें कुलगुरु लिखा जाएगा। तो इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उसका पदेन कुलाधिपति कौन होता है? जो राज्यपाल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि ये जो वहाँ की क्या कहते हैं कैबिनेट होती है एक तरह से विश्वविद्यालयों की, उनकी अध्यक्षता करते हैं पहले तो, और वह राज्यपाल के रूप में जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सहायता सलाह के लिए उसको कार्य करते हैं। साथ ही में ये एक ऐसा मात्र एक बोले डिपार्टमेंट होता है राज्यपाल का जहाँ पर वो किसी भी मंत्रिपरिषद की मतलब जो केंद्र अपने राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रति बहुत उत्तरदायी नहीं होते या उनके दबाव में कार्य नहीं करते या बिना उनके अनुमोदन के कार्य नहीं करते। वहाँ पर उनको किसी प्रकार के अनुमोदन की विमोदन की आवश्यकता नहीं होती। वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। कुलपति के लिए नियुक्ति भी करते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है और वो लोग 5 सदस्यीय कमेटी होती, पैनल होता है जो कि कुलपति के नाम की अनुशंसा करता है, यानी उसको रिकमेंड करता है कि इसको कुलपति बनाया जाए विश्वविद्यालय में। तो फिर राज्यपाल उसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है 2018 के अनुसार विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति समान रूप से कुलाधिपति द्वारा एक खोज कमेटी बनाई जाती है, 3 से 5 पैनलों की होती है, उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो इस परियोजना का, बाकी की सभी का आपको पता है, ये मात्र एक ऐसी परियोजना है जिसका क्रियान्वयन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। विशेष क्या रहता है इसमें कि सभी विभागों के लिए इसमें अलग अलग प्रकार से लोन होते हैं। अलग अलग क्या है कि सभी के लिए योजनाएं चल रही हैं अनुसूचित जनजाति विभाग के लिए, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि वहाँ से लोन या किसी न किसी कारणवश से कोई क्लॉज के कारण वो सेंशन नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री यहाँ पे मोहन यादव हो गए, पुराना है, ध्यान नहीं देना है।
तो जब सेंसन नहीं हो पाता तो ये अलग से बनाई गई कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो कलेक्टर को ये इन्होंने ये पावर दी है, ये पावर दी है कि आप ऐसे हिताग्रही जिनको अन्य जो परियोजनाएं हैं उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, जो लाइन विभाग है उससे नहीं हो पा रहा है तो आप उनको क्या करेंगे, उसको आप 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना की लागत राशि है तो उसको आप अनुदान प्रदान करेंगे, यानी उसको लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टर के पास इसकी पावर रहती है। पिछले दिनों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग के आंसर आए थे और अमित है और माउसर है, ब्रजेश माहौर है, साथ में श्रुति शर्मा है, आप सभी ने आंसर दिए थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी और देवी अहिल्याबाई अपने आप में उनको किसी आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का बहुत बड़ा गर्व है, गौरव है। और 1996 में ये अवार्ड उनके सम्मान के लिए किया गया था और ये जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, श्रुति ने बताया है कि जो तीजन बाई हैं इनको फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, ये पांडवानी गाती थी। ठीक है, हमारे जनजातियों में पांडवानी और रामायणी गाया जाता है। पांडवानी में जो एक्चुअली में आप कभी भी ये मत सोचना कि वो पांडवों की एक्चुअल गाथा होती हो, वो पांडवों की एक्चुअल गाथा नहीं होती, वो एक तरह से उनकी लोक संस्कृति है और उसको वो लोग एक इंजॉय के लिए गाते हैं, कई बार समसामयिक विषयों पर भी हो सकती है, उनका उन्होंने खुद कैरेक्टर ढाला है, उसको वो गाते हैं। तो रामायणी भी गाते हैं और पांडवानी भी गाते हैं। रामायणी रामायण पर आधारित होती है और पांडवानी पांडवों पर आधारित होती है। इसमें फोकस में अर्जुन ज़्यादा होते हैं, अर्जुन और भीम ज़्यादा होते हैं, विशेषकर भीम होते हैं। ठीक है, और इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। साथ ही में मल्हारराव होलकर, इन्होंने अहिल्याबाई के बारे में बताया ब्रजेश ने कि जो ये पुरस्कार प्रदेश की जो संस्कृति, बीबट दुराहा लोक कला एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और होलकर की ये वो रही पुत्र वधू रही हैं, 1767 से 1795 तक इन्होंने शासन किया था और भगवान शिव की उपासक रहे। इनकी जितनी भी आपको तस्वीरें मिलेंगी उसमें छोटे से शिवलिंग हाथ में लेकर के बैठती हैं। आपने काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर अभी बना है उसकी आखिरी जो निर्माण कराया गया था मंदिर का, वो इनके द्वारा ही किया गया था। जितने भी आपको दक्षिण तक घाट और मंदिर मिलेंगे उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अहिल्याबाई का अपने शासन के लिए जानी जाती हैं और ये एक इनके अंदर ये हमारे जो इथिक्स वाला चैप्टर है उसमें भी राष्ट्रीय देवी हमारी जो देवी अहिल्याबाई हैं, लोक माता इन्हें बोला जाता है, ये वहाँ चैप्टर में आ चुकी हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और वर्ष 2023 में क्रिकेटर सौम्या तिवारी को दिया गया था। भारतनाट्यम में रंगमंची कलाकार तनिष्का हवतले को दिया गया। टीवी एक्टर शुभंगी अत्रे को दिया गया था। गोंड भित्री चित्र कलाकार ननकुशिया श्याम को दिया गया था। इनका नाम याद रखना क्योंकि कलाकार भी आपके उसमें आ गए हैं टॉपिक में, उसमें लोक कलाकार, चित्र कलाकार और अनुसूचित जाति जनजाति के कलाकारों के नाम याद रखने हैं। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि ननकुशिया श्याम कौन है तो ये गोंड भित्ति चित्र कलाकार हैं, इसका नाम आपको याद में रखना है। तीजन बाई के बारे में आपको बता ही दिया गया, ये भी हमारी जनजाति समाज की कलाकार हैं। तो यहाँ पर 2 कलाकारों के नाम आपको पता चले गए जो कि हमारे लोक कलाकार से जुड़े हुए हैं और प्री के सिलेबस में आपके नया टॉपिक जुड़ गया है। और इस बार 10 से 15 प्रश्न आपके जनजाति से आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी, विशेषकर करंट में यदि कोई थोड़ा सा प्रचलित है उस विभाग से जुड़ा हुआ। माच के अभी कलाकार को अभी क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, तो उनका नाम आपको याद रखना है। माच की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये याद रखना है, क्या है वो, ये चीज़ें याद रखनी। तो ऐसी चीज़ें आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। इस पर एक स्पेशल वीडियो भी हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं एग्जाम गुरुजी में, जो कि जनजाति और लोक संस्कृति पे रहेगा। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे पर आपको बहुत इंफॉर्मेटिव रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिल चुकी है और एक छोटा सा प्रश्न था, देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कितनी सारी बातें हमें यहाँ पर मिल गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे आशीष हो, ब्रजेश हो, श्रुति हो और महोसर हो। और आप सभी के जो आंसर आते हैं, आप सभी लोग पढ़ते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दिया करें। छोटा सा काम होता है, एक दोस्त को शेयर कर दिया करो, इतना जोर देने की जरूरत नहीं है कि सभी को भेजो, पर एक शेयर जरूर कर दिया करो। चलते चलते आज का प्रश्न, निम्न में से किन बेगम ने 1918 में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की स्थापना की थी। बेगम सुल्तान शाहजहां, नवाब सिकंदर बेगम, बेगम सजीदा सुल्तान या कुदसिया बेगम, इनमें से वो बेगम कौन थी, कहाँ की थी, भोपाल राज्य की। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की क्या किया था, इन्होंने स्थापना किया था। कब किया था, 1918 में। 2 बातें तो यहाँ पे बता दी हैं, अब आपको उनके बारे में बताना है, 3 से 4 बातें। ठीक है,
कमेंट करके आंसर जरूर देना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आंसर लिखने में। और आज हमने कितना कुछ सीखा यहाँ पे, हमारा उद्देश्य यहाँ पर सीखना है और ऐसे ही सीखते सीखते हम बहुत कुछ कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारे हमारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर में होती है। तब तक आप सभी लोग पढ़ाई बहुत जम के करें, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। नए सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है और हमारे लिए अवसर है कि 55 से 60 प्रश्न एमपी के आने वाले हैं और धीरे धीरे आपका एमपी इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये एक अवसर है, इसका लाभ उठाना है, पढ़ाई में कोई कसर नहीं करनी, अपने सपनों को पूरा करना है। आप अपने घर के सूर्य हैं और उसको जगमगाना है। करंट अफेयर के साथ फिर हमारी मुलाकात होती। जय हिंद, जय भारत।